बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत है ना, किंगशिप थियरी ऑफ बहलोल लोदी है ना। और दूसरा जो प्रश्न बनता है कि बहलोल लोदी की उपलब्धियां है ना, यानी कि अचीवमेंट ऑफ बहलोल लोदी एज ए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक सुल्तान के रूप में बहलोल लोदी की क्या उपलब्धियां थी, या बहलोल लोदी का जो राजत्व सिद्धांत या अफगान राजत्व सिद्धांत जो था उससे संबंधित प्रश्न बनता है। चाहे जो भी प्रश्न बनता है उसका उत्तर आपको एक ही लिखना है, जिसमें सब कुछ जो है शामिल होगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे बहलोल लोदी एज ए रूलर, एज ए फाउंडर है ना, एक संस्थापक के रूप में बहलोल लोदी, एक सुल्तान के रूप में बहलोल लोदी का क्या अचीवमेंट था, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तुगलक डायनेस्टी का कैसे डाउनफॉल हुआ, कैसे उसका पतन हो गया। उसके बाद से जब तैमूर इंडिया से लौट के जाता है तो खिज्र खां को वह अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया बना करके जाता है। एंड खिज्र खां वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का जो संस्थापक था वह खिज्र खां था। तो सैयद वंश का बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और इस 5th यूनिट में जो प्रश्न आपका आता है वो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी से ही संबंधित आता है। इसलिए हम लोग केवल बहलोल लोदी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो बहलोल लोदी जो था वो सैयद वंश का जो शासन काल था वो बहुत ही खराब था। और जो सैयद वंश का शासक था मोहम्मद शाह, उसके शासनकाल में बहलोल लोदी जो है वह सरहिंद का राज्यपाल के रूप में काम किया था। यानी कि जो महमूद शाह था वाज द रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ही अपॉइंट बहलोल लोदी एज ए गवर्नर ऑफ सरहिंद। तो जिसने कि बहलोल लोदी को सरहिंद का गवर्नर नियुक्त किया था। और बहलोल लोदी ने दिल्ली पर महमूद खलजी के आक्रमण को भी एक तरीके से विफल कर दिया था और सुल्तान की कृपा दृष्टि जो है प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद सुल्तान ने बहलोल लोदी को खाने खाना और फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधियां भी प्रदान की थी। यानी कि बहलोल लोदी जब सरहिंद का गवर्नर बनता है उसके बाद वह महमूद खलजी के आक्रमण को विफल करता है। इससे खुश होकर के महमूद शाह जो सैयद डायनेस्टी का शासक था वह उसे फर्जंद और खाने खाना की उपाधि प्रदान करता है। धीरे धीरे दिल्ली से जब वो वापस लौटता है बहलोल लोदी, तो हमें देखते हैं कि लाहौर, दीपालपुर, हिसार, फिरोजा सहित तमाम जो क्षेत्र थे उन पर वह अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। एक प्रकार से वह दिल्ली का शासक बनने की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि जो शासक थे सैयद वंश के वे बहुत ही अयोग्य थे, वे शासन करने में समर्थ नहीं थे, जिसका लाभ जो है बहलोल लोदी उठाता है। यानी बहलोल लोदी was the not only founder of Lodi dynasty, but he was a very well administrator, well commander, है ना। वह एक बहुत ही अच्छा प्रशासक भी था, वो बहुत अच्छा एक आपका कह सकते हैं कि सेनापति भी रह चुका था। उसे ही वॉज एक्सपीरियंस्ड मैन, वह बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था। तो ऐसी स्थिति में जब महमूद शाह की डेथ हो जाती है तो बहलोल लोदी बहुत आसानी से दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश करता है, जिसमें वह सफलता भी प्राप्त करता है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो महमूद शाह का उत्तराधिकारी था आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, वह दिल्ली से चला जाता है बाहर, बदायूं अस्थायी रूप से रहने लगता है। और उसके जो हाकिम हैं कह सकते हैं हामिद खां था,
उसको जो है बहलोल ने षड्यंत्र करके उसको बंदी बना लिया और उसके बाद एक रिक्वेस्टिंग लेटर जो है वह महमूद शाह को बदायूं में भेजता है और कहता है कि मैंने उस दगेबाज जो धोखेबाज है हामिद खां, उसको हमने गिरफ्तार करके बंदी बना दिया है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। और चूंकि आपके महान पिता ने मुझे गवर्नर बनाया था, मुझे फर्जंद पुत्र कहा था, इसलिए मेरा यह कर्तव्य था कि जो है मैं आपके खिलाफ जो है हो रहे षड्यंत्र का खात्मा करूं और मैंने खुतवा में अपना नाम हटाए बिना जो है आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। उसने बहलोल लोदी ने ये रिक्वेस्टिंग लेटर जो है अलाउद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होने के बाद जो अलाउद्दीन आलम शाह था, सैयद वंश का शासक जो बदायूं में रहकर शासन कर रहा था, उसको वह भेजता है। इसके जवाब में हम ये देखते हैं कि जो आलम शाह है वह लिखता है कि मैं राज्य के भार से यानी प्रशासनिक दायित्व से और राज्य में हो रहे षड्यंत्र से मैं बहुत ही तंग आ चुका हूं और इस कारण मैं अपने आप को अलग कर दिया और मैं बदायूं में ही अस्थायी रूप से रह रहा हूं। मेरे पिता अलाउद्दीन आलम शाह अलाउद्दीन महमूद शाह आपको फर्जंद पुत्र कहते थे, इसलिए आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको बड़े अपने भाई यानी एल्डर ब्रदर के रूप में मैं आपको देख रहा हूं, इसलिए मैंने राज्य पद छोड़ दिया है और मैं बदायूं में ही रहकर अपनी ज़िंदगी काटने में जो है संतुष्ट हूं। तो इसका मतलब ये सीधे था कि उसने अपने आप को ये बहलोल लोदी को कह दिया कि आप जो है शासक बनिए और हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पिता आपको पुत्र का संबोधित करते थे, इसलिए आप मेरे बड़े भाई के समान हैं। मैं राज्य की प्रशासनिक दायित्वों से षड्यंत्र से तंग आ चुका हूँ, इसलिए आप शासन करिए और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बदायूं में ही रहने में अपने आप को संतुष्ट समझ रहा हूँ। इस पत्र को पाने के बाद से, इस लेटर को पाने के बाद से बहलोल लोदी ने अपना एक्सटेंशन कराया, अपना राज्याभिषेक कराया और ही अज्यूम द टाइटल ऑफ अबू मुजफ्फर बहलोल शाह, है ना। यानी सैयद वंश के पतन के बाद, यानी कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सैयद डायनेस्टी, Bahlol Lodi was the founder of Bahlol Lodi dynasty. He was the founder of Lodi dynasty, the first ruler of Lodi dynasty. Before ruler, he was worked at as a governor from Sarhind to other different provinces. हम लोग ये देखते हैं कि शासक बनने के पहले वह सरहिंद के रूप में, राज्यपाल के रूप में, अन्य प्रांतों के राज्यपाल के रूप में वह चुका था, खाना फर्जंद की उपाधि प्राप्त कर चुका था, वह एक अनुभवी व्यक्ति था, लेकिन अफगान था, इसलिए जो सत्ता जो स्थापित होती है दिल्ली सल्तनत में, वह लोदी उसका वंश था, एक तरीके से अफगान थे ये, और उसका यह भारत में संस्थापक था। इसके पहले हम आपको ये बता दें कि जो अफगान थे, जिसको हम लोग लोदी के नाम से भी जानते थे, ये भी मुस्लिम ही थे और आम तौर पर जो लोदियों का जो राइज है, जो ओरिजिन है, उसको लेकर के इतिहासकारों में समय समय पर विवाद उठाया जाता रहा है। हालांकि इसके पीछे जो इसकी एथेंटिसिटी जो है, जो प्रामाणिकता है, उसका लैक है, उसका अभाव है और ऐसा माना जाता है कि ये लोग मुल्तान और पेशावर से लेकर के मध्य एशिया में गजनी तक फैले हुए थे और उन्हें वहाँ पर पठान या अफगान के नाम से जाना जाता था। और लोदी जो है ये भारत में इन्होंने आज विद्वानों ने जो है ये कहा है कि ये अफगान जो थे या पठान थे, ये लोदी के नाम से जाने जाते थे।
तो इस तरह से भारत में जो कह सकते हैं कि जो लोधी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की अंतिम एक तरीके से वंश माना जाता है, बाद से लोधी डायनेस्टी के बाद से इंडिया में मुगल डायनेस्टी की मुगल वंश की सत्ता स्थापित होती है। तो बहलोल एक अफ़गान था, एक पठान था, लोधी वंश का संस्थापक था, अफ़गान वंश का संस्थापक था भारत में। और वह बहुत ही एक अच्छा अनुभवी प्रशासक भी था, एक अच्छा कमांडर भी था, एक उदार व्यक्तित्व का भी धनी था। लेकिन जब वह बहलोल शाह के रूप में उपाधि धारण करता है और एक तरीके से कह सकते हैं कि अ, सत्ता प्राप्त करने के बाद से उसके सामने एक बहुत बड़ा जो जो समस्या कि जो अलाउद्दीन जो आलम शाह था, जो सैयद वंश का शासक था, वह बदायूं में शासन कर रहा था, वह अभी जीवित था। और उसके जो सरदार थे, उसके जो अफसर्स थे, जो उसके नोबेल क्लास के लोग थे, वे अभी भी उसको एक लीगल जो है सुल्तान मानते थे, अलाउद्दीन आलम शाह को। ऐसी स्थिति में वे किसी भी तरह से बहलोल लोधी की शासन सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ जो अलाउद्दीन आलम शाह था, जो अलाउद्दीन जो महमूद शाह था, जो बहलोल लोधी जिसके समय में सरहिंद का गवर्नर रह चुका था, उसकी जो पुत्री थी बीबी राजो जिसका नाम था, वह जौनपुर के सरकी शासक जो है महमूद शाह उसका हस्बैंड था, यानी उसका दामाद था एक तरीके से। और इस कारण से वह भी महमूद शाह भी एक तरीके से दिल्ली सल्तनत पर अपना वैधानिक लीगल जो है अधिकार समझता था। तो ये बहलोल लोधी के लिए एक तरीके से अलाउद्दीन आलम शाह के साथ साथ जो सरकी शासक था महमूद शाह और उसके साथ के जो भी अमीर क्लास के लोग थे, वे सभी जो है बहलोल लोधी के शासन सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि दिल्ली से पालम तक सिमट करके नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही शासन काल रह गया था। और आगे भी अलाउद्दीन आलम शाह के समय में भी यही कहा जाने लगा था कि पातशाही शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी कि विश्व सम्राट शाह आलम कहलाने वाले का राज्य इतना अधिक संकुचित हो गया है कि वह दिल्ली से पालम तक ही सिमट करके रह गया है। ऐसी स्थिति में राजकोष भी खाली था, सुल्तान का जो पद था, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, जो पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ जो क्राउन था, वह भी बहुत ज़्यादा समाप्त हो चुका था सैयदों के शासनकाल में। प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वह भी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। साम्राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वह भी बहुत ख़राब थी। जो राजपूत थे वे अब पुनः जो है एक तरीके से अपनी शासन सत्ता को जो है प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि बहलोल लोधी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वह पुनः जो है साम्राज्य की जो हालात थे, जो राजकोष था उसको बेहतर कर सके, साम्राज्य का विस्तार कर सके। राजपूतों का जो राजपूत लगातार स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। जो सरकी शासक महमूद शाह था वह जो अपना वैध उत्तराधिकारी मान रहा था, ये सारी जो समस्याएं थी उसका वह निदान करने का प्रयास करे। इस दृष्टि से अगर हम ये देखते हैं तो बहलोल लोधी ने लगातार सैनिक अभियान किया। हालांकि वह प्रशासन के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग नहीं कर सका। वे प्रशासनिक संस्थाएं ही दिल्ली सल्तनत की विद्यमान रही जो सैयद वंश के शासकों से उत्तराधिकार के रूप में उसे प्राप्त थी। वह अधिकारियों की खुद नियुक्ति करता था और उसने जो अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स थे उनको जो है वरीयता देता था और योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति करता था।
जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था करेंसी के क्षेत्र में, जिसने पूरे मेडुअल हिस्ट्री के में उसको उसको एक तरीके से उसको लीजेंड बना दिया, उसको महान बना दिया, वह था उसने सोने का एक सिक्का प्रचलित किया था जिसका नाम था बहलोली। ही इंट्रोड्यूस्ड जो है गोल्डन कह सकते हैं क्वाइंस। वी नो दैट बहलोली, है ना, जो सबसे बड़ी बात थी कि जो एक्सचेंज, जो विनिमय का जो माध्यम था, वह अकबर मुगल काल में अकबर के समय तक वह सिक्का विनिमय का वस्त्र जो है मुद्रा, जो बहलोली जो सिक्का था वह विनिमय का माध्यम बना रहा है, यानी खरीद करने का, बेचने और खरीदने का माध्यम जो है वह बहलोली सिक्का बना रहा। इसके अलावा हम लोग एक देखते हैं कि बहलोल लोदी जो था, सबसे बड़ी बात कि वह अफगान अमीरों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने तुर्क राजत्व सिद्धांत से अलग अफगान राजत्व सिद्धांत को अपने शासन का आधार बनाया। यानी कि जो अफगान जो किंगशिप थियरी थी उसको उसने भारत में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी और उसको ही अपने शासन का आधार बनाया। इसके पीछे उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो अफगान अमीर हैं उनका जो सपोर्ट है, उनका जो समर्थन है, वह प्राप्त कर सके। इसके लिए उसने जो थॉट दिया वह कहा कि उसका जो व्यक्तिगत जो लाइफ है वह सुल्तान के समान नहीं है, बल्कि एक सामान्य अफगान अमीर जैसा ही है। यानी वह अपने आप को सुल्तान न मानकर अफगान अमीरों में से ही एक मानता था। बहलोल का जो राजत्व सिद्धांत जो था वह जो है कुल की भावना पर, यानी कि अफगान अमीरों की बिरादरी पर, कास्टिज्म पर, जातीयता पर आधारित था, उसी पर क्रियान्वित था। वह जो है अफगानों की इक्वालिटी में, समानता में विश्वास करता था। ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ अफगान, है ना। और इस कारण से उसने अफगान सरदारों को विभिन्न प्रकार की उपाधियां, टाइटल्स, जो डिग्निटी, जो पद थे, जो जागीर थी, वह उसने उनको प्रदान किया। इसका ये परिणाम हुआ कि जो है अफगान जो सरदार थे वे उसके समर्थक बन गए और उसके शासनकाल में उन्होंने विद्रोह नहीं किया, यानी अफगानों के विद्रोह का जो खतरा था वह बहलोल लोदी के शासनकाल में समाप्त हो गया। बहलोल की बारे में हम ये कह सकते हैं जो उसका राजत्व सिद्धांत था वह अफगान कबीलों की समानता पर आधारित था, जो अफगान परंपराओं पर आधारित था, पूरी तरह से संयमित था, संतुलित था, बैलेंस्ड था। उसने जो भी युद्ध में धन प्राप्त किया उसका अपने सोल्जर्स में, अपने सैनिकों में समान रूप से वितरित किया था और उसका एक आनुपातिक एक रेशियो जो है उसका एक हिस्सा ही अपने पास केवल रखा। उसने कोई भी अपना पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं रखा, कोई भी व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं रखा। उसका भोजन जो था, उसका खाना जो था, उसके महल में कभी भी नहीं बनता था। अमीरों के घरों से अल्टरनेट करके एक एक करके उसको भेजा जाता था खाना। फरिश्ता हु रोट तारीख फरिश्ता, जिसने लिखता है कि उसका भोजन घर में कभी नहीं बनता था और उसने कभी भी राजकीय घोड़े यानी सरकारी घोड़े हॉर्स की सवारी भी नहीं की, बल्कि प्रतिदिन अमीरों में से ही किसी एक घर से उसके पास भोजन आता था और इसी प्रकार भी घोड़सवारी के समय भी उसमें से अमीरों में से ही किसी एक ने उसे सवारी उपलब्ध कराई थी। यानी कि ये कितनी बड़ी बात थी कि उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना, वह अफगान अमीरों में से ही स्वयं एक अमीर अपने को माना। उसकी जो बात थी कि वह अफगान कबीलों की समानता पर आधारित थी, उसमें जो है
जो भी धन युद्ध में प्राप्त करता था उसका एक हिस्सा ही अपने पास रखता था, बाकी सैनिकों में वितरित कर देता था। उसने दिखावटी मान मर्यादा में कभी विश्वास नहीं किया, उसने निरंकुश शासन में कभी विश्वास नहीं किया, उसने कभी कोई व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं रखे, वह अपना भोजन जो है उसके राजमहल में कभी नहीं बनता था, बल्कि उसने कभी भी राजकीय घुड़सवारी नहीं की, बल्कि उसका भोजन अमीरों के घरों से एक एक करके प्राप्त होता था। उसने अमीरों के द्वारा ही एक एक घोड़े प्राप्त होते थे, उसी पर वह घुड़सवारी करता था। तो यह एक बड़ी बात थी कि उसने सामान्य जीवन जो है एक अफगान अमीरों की तरह व्यतीत किया। अमीरों को वह बिल्कुल अपने समकक्ष मानता था, वह उनके सामने कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठता था। और कोई अब्दुल्ला जो है लिखता है, कहता है कि बहलोल लोदी कहा करता था कि इतना काफ़ी है मेरे लिए कि मेरा नाम राज्य के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इसी तरह से मुस्ताकी जो लिखता है, वो लिखता है कि वह कभी भी मजलिस और दरबार आम में सिंहासन पर नहीं बैठता, अमीरों को खड़ा रहने से वह मना कर देता था। वह बैठने के लिए कालीन का उपयोग करता था, जिसको हम लोग मैट कहते हैं। वह अमीरों को अपने फरमानों में मसनद आली कह करके संबोधित करता था। यदि कोई अमीर उससे संयोगवश नाराज हो जाता था तो वह उनको मनाने का पूर्ण प्रयास करता था। वह उनके घर जाता था, अपनी कमरबंद तलवार निकाल करके उनके सामने रखता था, अपनी क्षमा याचना करता था और यह भी कहता था, यदि आप मुझे इस पद के योग्य नहीं समझते हैं तुम किसी अन्य इस कार्य के लिए नियुक्त कर दीजिए, मुझे कोई अन्य जिम्मेदारी दे दीजिए, मैं केवल एक अफगान साम्राज्य का सेवक हूँ। और इस तरह की बातें सुन करके अफगान जो अमीर थे वह संतुष्ट हो जाते थे और उनका जो प्रभाव था वह बहलोल लोदी के ऊपर बना रहता था। वे भी संतुष्ट थे और बहलोल लोदी भी संतुष्ट थे। जैसा कि इस प्रकार हम देखते हैं कि बहलोल लोदी ने तैमूर के आक्रमण के बाद से जो तुगलक डायनेस्टी का अंत हो गया था, सैयद डायनेस्टी संघर्ष कर रहा था, बहलोल लोदी ने न केवल एक पहले अफगान डायनेस्टी की जो है लोदी डायनेस्टी की शासन सत्ता स्थापित की, लोदी वंश का संस्थापक बना, बल्कि दिल्ली सल्तनत की जो खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको फिर से रीस्टैब्लिश पुनर्स्थापित करने का भी उसने प्रयास किया, जिसमें काफ़ी हद तक वह सफल रहा। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का महत्व बढ़ गया, ऐसा जो है कहा जाता है। लेकिन बहलोल लोदी का जो अफगान राजत्व सिद्धांत था उसके कारण निश्चय ही उसकी अफगान अमीरों के बीच पकड़ बनी और उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया, कभी नाराज़गी नहीं व्यक्त की, उन्होंने उसका समर्थन किया। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम जो कह सकते हैं कि जो नुकसान हुआ कि अमीर तो संतुष्ट हो जाते थे और उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करते थे, विद्रोह नहीं करते थे, लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षा जो समाप्त हो गई थी वह महत्वाकांक्षा पुनः जागृत हो गई। यानी कि अफगान जो सरदार थे, जो अमीर थे, वे महत्वाकांक्षी हो गए और उसके बाद के उत्तराधिकारियों के काल में देखने में आता है कि उन्होंने एक तरीके से राजनीतिक मामलों में, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने की जो प्रक्रिया थी उसको प्रारंभ किया। जैसा कि आरपी त्रिपाठी लिखते भी हैं कि बहलोल लोदी ने जो है राजा के जो पद था उसको सरदार के एक बराबर ला करके खड़ा कर दिया और एक प्रकार से निरंकुश शासन के स्थान पर अनेक तानाशाहों का राज्य, अनेक निरंकुश शासकों का राज्य उसने स्थापित कर दिया, क्योंकि सरदार अमीर इतने ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली हो गए कि सुल्तान को वे कुछ भी नहीं समझ रहे थे। तो यह एक बड़ी बात थी
जो बहलोल लोदी के समय में हमें देखने में आता है कि उसने ये काम किया था। अगर हम उसका कुछ सैनिक अभियान के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि उसने जो है सैनिक नियुक्त किए और सभी जो भी सामरिक महत्व के जो दुर्ग थे, जो फोर्ट थे, उनकी निगरानी रखने के लिए, उनका सुपरविजन रखने के लिए उसने अफगान सैनिक नियुक्त किए। यही नहीं, वह विभिन्न क्षेत्रों का वह एक तरीके से अपने सैनिकों के साथ उनका परिभ्रमण करता था, उन पर आक्रमण करके उनको विजित करने का, शांति व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है। यह एक बड़ी बात हम ये देखते हैं कि उसके शासनकाल में हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन चाहे वह जौनपुर के सरकी शासक महमूद शाह रहे हों, चाहे जो दोआब के राजपूत सरदार हों, दोनों से ही प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने में बहलोल लोदी सफल रहा। सरकी शक्ति को बहलोल लोदी के द्वारा एक तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया गया, पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया, और राजपूत जो सरदार भी थे वे भी कमज़ोर हुए। और एक तरीके से कह सकते हैं कि चाहे वह तातार खा रहा हो, उसके खिलाफ भी उसने निज़ाम खा, जो आगे चलकर सिकंदर लोदी बना, उसको उसने आक्रमण के लिए भेजा। तातार खा पराजित हुआ और मार डाला गया। इसके बाद से बहलोल लोदी ने हिसार, फिरोजा, ग्वालियर और इटावा की ओर प्रस्थान किया। यानी कि एक तरीके से बहलोल लोदी ने, हम कह सकते हैं कि पंजाब से लेकर के उसका जो शासनकाल था, जो साम्राज्य था, वह बिहार की सीमा तक फैल गया था, जिसमें महत्वपूर्ण कई नगर, चाहे वह दिल्ली रहा हो, बदायूं रहा हो, संभल रहा हो, काम्पिल रहा हो, या राजस्थान का कुछ हिस्सा हो, ग्वालियर हो, धौलपुर हो, है ना, उन पर अधिकार कर लिया और उनसे खराज जो है वसूल किया। यह एक महान उसकी सफलता थी, जहां पर उसने राजनीतिक सत्ता के लिए प्रांतीय जो राज्यपाल से लेकर के जो स्थानीय जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जिन्होंने केंद्र की अवज्ञा करने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी उसने कार्रवाई किया, है ना। तो यह एक बड़ी बात थी कि उसने तातार खा के खिलाफ कार्रवाई की, राज्य का जो विभाजन किया, कश्मीर से संघर्ष किया, मालवा पर आक्रमण किया। और बहलोल लोदी ने सबसे महत्वपूर्ण सफलता जो पाई थी, वह पाई थी कि उसने जो है जौनपुर पर एक तरीके से विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। यानी सरकी जो साम्राज्य था जौनपुर का, उसको ध्वस्त करने में सफलता पाई थी। राजपूतों के शासन को भी छिन्न भिन्न करने में सफलता पाई थी, और दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य स्थिर हो गया था, एक तरीके से सिकुड़ कर रह गया था, उसको उसने विस्तृत करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि जो है एक तरीके से, अभी मैंने इसके पहले भी बताया कि वह प्रशासन के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं कर सका था। लिका के क्षेत्र में, मुद्रा के क्षेत्र में उसने बहलोली सिक्का चला करके, जो अकबर के समय तक का वो बहलोली सिक्का विनिमय का माध्यम रहा था। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि कौन सा सिक्का था जो अकबर के समय तक विनिमय के रूप में प्रचलित था और उसे किसने प्रचलित किया था। तो इसका उत्तर होता है बहलोल लोदी, जिसने बहलोली सोने का सिक्का प्रचलन में किया था, जो अकबर के समय तक विनिमय के रूप में चलता रहा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहलोल लोदी से प्रश्न यहाँ पर सिविल सर्विस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। तो इसके अलावा उसका जो पर्सनल जो व्यक्तित्व था, ही वॉज वेरी लिबरल। क्या बेटा? अभी मैं आपको ये समराइज करता हूँ, कंक्लूजन करता हूँ, फिर इसके बाद से डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कि वह न्यायप्रिय शासक था और उदार था, अत्यंत ही लिबरल शासक था।
वह प्रातःकाल उठ जाता था और दोपहर तक जो भी राजकीय कार्य थे, जो भी सरकारी कार्य थे, उसमें वह काम करता रहता था। वह जनता के आवेदन जो है स्वयं एप्लीकेशन स्वयं सुनता था और दोपहर से लेकर के रात के समय तक की जो नमाज थी, अशा जिसको कहा जाता था, वह या तो उल्मा की संगत में रहता था या कुरान पढ़ने या सामूहिक प्रार्थनाएं अर्पित करने में अपना समय व्यतीत करता था। रात के समय की नमाज अदा करने के बाद वह हरम में जाता था, जहां कुछ समय व्यतीत करता था। फिर वह अपने निजी कक्ष जिसको बोला जाता है खलवत खाना वहां चला जाता था। यानी कि एक तरीके से उल्मा और आध्यात्मिक लोगों का व्यक्तिगत जीवन में ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, वह बहुत ही आध्यात्मिक था, धर्म में विश्वास करता था, लेकिन वह धर्मांध नहीं था। नॉन मुस्लिम्स के प्रति भी वह बहुत ही लिबरल था और उसके शासनकाल में बहुत से राजपूत हिंदू जो थे जमींदारों को पद प्राप्त थे, उनका विश्वास प्राप्त किया। राय करण हो या राय प्रताप हो या राय वीर सिंह हो, है ना, या राय त्रिलोकी चंद हो या राय धंधु हो, उसके महत्वपूर्ण विश्वसनीय सरदार थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट था, जिसके कारण हमें कह सकते हैं अंत में कि बहलोल लोदी, जिसने सरहिंद के राज्यपाल के रूप में अपनी प्रशासनिक कार्य को प्रारंभ किया था, सैयद वंश के शासक अलाउद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में धीरे धीरे वह अपनी योग्यता के बल पर जो है अन्य प्रांतों का भी राज्यपाल बनने में सफल रहा। और अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के शासक जो थे, उनके निवेदन पर उसने लोदी डायनेस्टी की स्थापना की और उसके बाद जो साम्राज्य एक तरीके से संकुचित हो गया था, उसको वह विस्तृत करने में सफल रहा, जौनपुर पर अधिकार करने में सफल रहा, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने में सफल रहा, राजकोष को भी स्थिर करने में सफल रहा, मुद्रा का प्रचलन किया, हालांकि कोई प्रशासनिक प्रयोग नहीं किया, लेकिन सैनिकों को नियुक्त किया, योग्य सैनिकों को नियुक्त किया, उन्हें जागीर दी और साम्राज्य में विद्रोह को रोकने के लिए और अफगान अमीरों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने अफगान राजत्व सिद्धांत के आधार पर अपने शासन को केंद्रित करने का प्रयास किया, संचालित करने का प्रयास किया। इट वाज बेस्ड ऑन अफगान किंगशिप थियरी, जो जिसमें था कि इक्वालिटी थी, सुल्तान की जगह व्यक्तिगत जो अंगरक्षक नहीं रखता था, जो पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं रखता था और न ही राज की सवारी करता था, न ही घुड़सवारी करता था, अपना खाना जो है राजमहल में नहीं खाता था, वह दरबार में कभी जो है उनके सामने राज सिंहासन पर नहीं बैठता था, उनको मसनद आली कह करके संबोधित करता था, कालीन पर उनके साथ बैठ कर के बात करता था। वह कभी न जाते थे तो वह उनके घर जाता था और अपनी कमरबंद तलवार निकालता था और अपनी मुकुट रखता था उनके पैर पर और ये कहता था कि यदि आप मुझे इस योग्य नहीं समझते हैं तो आप किसी दूसरे को मेरी जगह शासक नियुक्त कर दीजिए और मुझे कोई दूसरा कार्य प्रदान कर दीजिए। इससे अफगान अमीर नाराज खुश हो जाते थे और उसके शासनकाल में सहयोग करते थे। यह एक बहुत बड़ी बात थी जिसके द्वारा अफगान अमीरों का बहलोल लोदी ने समर्थन प्राप्त करने में सफलता पाई। उसके शासनकाल तक तो ठीक रहा, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि अफगान जो अमीर थे उनकी महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और दूसरे शासकों के काल में भी अफगानों ने जो राजनीति था, जो प्रशासन में बहलोल लोदी की ही तरह इज्जत प्राप्त करने की मांग की, सम्मान प्राप्त करने की मांग की, लेकिन ऐसा उनको प्राप्त नहीं हो सका। यही कारण था कि आगे चल करके हम लोग ये देखेंगे कि कैसे लोदी डायनेस्टी का अंत हो गया। न केवल लोदी डायनेस्टी का अंत हो गया बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई। तो इस तरह से बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, जिसने समानता के आधार पर, जाति समानता के आधार पर अफगान राजत्व सिद्धांत की स्थापना की और
अपने प्रभाव को अमीरों के बीच बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, अमीरों को संतुष्ट करने में सफलता प्राप्त की, सैनिक अभियान के द्वारा राजपूतों की शक्ति को तोड़ने में सफलता प्राप्त की, जौनपुर के सर की शासकों की शक्ति को भी कमजोर करने में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से बहलोल लोदी का अचीवमेंट, बहलोल लोदी का अफगान राजद सिद्धांत, इसके बारे में हमने आपके सामने डिस्कस किया। यदि किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो आप फ्री फॉर ऑल है ना, सबके लिए स्वतंत्र है ना, और सब लोग पूछ सकते हैं।